नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जनरल स्टडी के विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत प्रथम अध्याय में हमने मापक और इकाई से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। उन फैक्टों का मनन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यांत्रिकी अर्थात मैकेनिज़्म के संदर्भ में कुछ तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में हम जान लेते हैं। यांत्रिकी कहते किसे हैं? जब किसी पिंड पर, ध्यान रहे, जब किसी पिंड पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो उस पिंड की स्थिति में या व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन के अध्ययन को हम यांत्रिकी में करते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शामिल हैं भार, द्रव्यमान, बल, त्वरण, वेग जैसे पक्षों का अध्ययन होता है। इन्हीं विविध पक्षों में दो महत्वपूर्ण आरंभिक पक्ष हैं, एक विराम और दूसरा गति। सर्वप्रथम देखते हैं कि विराम किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती या नहीं बदलती तो उसे विराम की स्थिति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु 10 बजे एक बिंदु पर स्थित है और वही वस्तु 11 बजे भी उसी बिंदु पर स्थित है, तो ये कहा जाएगा कि ये वस्तु जो है विराम की अवस्था में है। अच्छा, इसी प्रकार यदि हम गति का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। जैसे एक ए नामक वस्तु 10 बजे इस बिंदु पर स्थित है, वही वस्तु 11 बजे बिंदु बी पर चली गई, अर्थात उसने क्या किया? गति किया। और इस गति करते हुए उसने अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में, यह एक सापेक्षिक पद है। अर्थात कोई वस्तु किसी अन्य की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे की अपेक्षा वह गति में भी हो सकती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक सड़क है, सड़क पे एक कार जा रही है, कार के किनारे एक वृक्ष स्थित है, सड़क के किनारे। ऐसी स्थिति में कार में ये जो दो मित्र बैठे हुए हैं, ये इस वृक्ष के सापेक्ष गति की अवस्था में है, किंतु वही दोनों मित्र जो कार के अंदर आपस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति विराम की अवस्था में है। अतः गति हो या विराम, यह एक सापेक्षिक अवस्था होती है। अब गति के संदर्भ में कुछ विभिन्न प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे एक है रैखिक गति, लाइनर मोशन। लाइनर मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली इस रैखिक गति का अनुसरण करती है। साथ ही किसी पार्क में जो बालक के खेलने और सरकने की जो एक यंत्र लगा होता है, उसे भी हम देख सकते हैं। उसकी भी गति रैखिक गति होती है। इसी क्रम में दूसरा है रैंडम यादृच्छिक मोशन। ये गति एक निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती,
जैसे मक्खी को भिनभिनाते हुए आपने देखा होगा, वो किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती है। इसी प्रकार मैदान में फुटबॉल का खिलाड़ी भी जिधर गेंद जाती है उधर वो जाता रहता है, वो भी कोई किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करता है। यह गति यादृच्छिक गति है। इसी प्रकार तीसरी गति देखते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों के द्वारा चक्कर लगाया जाता है, तो ग्रहों की यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, किंतु इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सदैव चक्कर लगाता रहता है। यह भी एक वृत्तीय गति है। चौथे, दोलनी ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है झूले की गति, जिसमें झूला कभी दाहिने साइड तो कभी बाएं साइड गति करता रहता है। और अगला है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें एक लोलक से बंधा हुआ एक गोला होता है जो कभी दाहिने साइड और कभी बाएं साइड जाता है। इसका भी सबसे बढ़िया उदाहरण झूला ही हम देखा जा सकता है। अब तक हम गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि गति से ही दूरी की परिभाषा कैसे निकलती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक निर्धारित समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित गति से तय की गई कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक वस्तु बिंदु ए पर है, वह बिंदु ए से होते हुए विभिन्न चरणों से होकर बिंदु के तक पहुंचती है। तो ये जितनी लंबाई तय करती है उसी को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और यह शून्य कभी नहीं हो सकती, यह सदैव धनात्मक होती है। इसी क्रम में आगे देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। कोई वस्तु जो गतिशील है, उस वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच जो अंतर होता है या जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन कहा जाता है। इसे आगे और देखेंगे। मित्रों, परीक्षा में पूछने के लिए 10 के विभिन्न घातों को अक्सर पूछता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक परीक्षा में नैनोमीटर को सेंटीमीटर में पूछ चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य भी पूछने की संभावनाएं बलवती रहती हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि 10 के विभिन्न घातों को किस नाम से संबोधित। वैसे तो 10 की घात जहाँ कुछ नहीं होती है वहाँ एक मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि माइनस में चलें तो 10 की घात यदि माइनस में है और उस पर 1 की घात है तो इसे 10⁻⁻1 डेसी मीटर कहते हैं। यदि 100 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। यदि 1000 मीटर है तो 10⁻³ मीटर। और इसी क्रम में 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 के
1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के सेंटीमीटर में यदि बदला जाए तो 10 की घात -7। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात 12 के -12 के, और 1 फेम्टोमीटर होता है 10 की घात -15 मीटर के। और आखिरी है कि 1 एटोमीटर होता है 10 की घात -18 मीटर के। इसी क्रम में यदि हम विपरीत दिशा में चलें तो हम देखते हैं कि 10 की घात प्लस में यदि 18 है तो इसे एक्सा कहा जाता है। यदि 15 है तो पेटा कहा जाता है। यदि 10 की घात 12 है तो इसे टेरा कहा जाता है। यदि 10 की घात 9 है तो इसे गीगा कहा जाता है। 10 की घात 6 है तो इसे मेगा कहा जाता है। 10 की घात यदि 3 है तो इसे किलो कहा जाता है। 10 की घात यदि 2 है तो इसे हेक्टो कहा जाता है। और 10 पे यदि 1 घात है तो इसे डेका कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका मनन आवश्यक है। कभी कभार पूछ देता है, ऐसे में एक प्रश्न का हमें नुकसान हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। यांत्रिकी में प्रश्न उठता है कि यंत्र किसे कहते हैं। तो यांत्रिकी से ही यंत्र बना हुआ है। यंत्र का काम क्या है? कम बल लगाकर किसी कार्य को उतनी ही मात्रा में करता है। इसी कारण यांत्रिकी में भार, द्रव्यमान, बल, त्वरण, दूरी, कार्य, ऊर्जा, संवेग आदि का अध्ययन हम करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इनकी। भार, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया कौन सा बल? आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। इसका मात्रक है न्यूटन। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान। इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। यह एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं, दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दूरी क्या है? चले गए मार्ग की क्या है? वास्तविक लंबाई। जैसा कि हम पीछे देखे थे, इसमें केवल परिमाण होता है, यह शून्य नहीं होती है। यह कैसी राशि है? पीछे हमने देखा था, ध्यान करिए, ये कैसी राशि है? अदिश। यह धनात्मक होती है सदैव। आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने देखा था विस्थापन के बारे में, और क्या बताया था कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो सबसे छोटी दूरी होती है वही क्या है? विस्थापन। इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। यह शून्य संभव है और यह एक सदिश राशि है। शून्य कैसे संभव है? जैसे मान लीजिए आप ए बिंदु से चले बी पर पहुँचे, पुनः बी से चलकर ए पर आए, तो कुल कितना चले? चलने के लिए जो दूरी चले वो तो जितने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले वो चले ही, किंतु उसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि जहाँ से चले थे वहीं आके रुक गए, तो उसका विस्थापन क्या हुआ? 0। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं चाल के बारे में। प्रति इकाई समय में चली गई क्या दूरी कहलाती है चाल। इसे चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र से निकालते हैं। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और यह एक अदिश राशि है। पुनश्च वेग प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई लिया जाता है, प्रति इकाई समय में उत्पन्न क्या? विस्थापन। जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसी को वेग कहते हैं।
वेग जो है विस्थापन और समय का अनुपात होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। यह एक सदिश राशि है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि यदि संवेग और वेग का अनुपात किया जाए तो क्या मिलेगा? द्रव्यमान। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है और संवेग एक सदिश राशि है। बल द्रव्यमान तथा त्वरण, जिसको F × A कहा जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है और यह एक सदिश राशि है। एक और महत्वपूर्ण चीज त्वरण, अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। त्वरण क्या है? समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर राशि है या सदिश। इसे निकालने का सूत्र v - u/t होता है, अर्थात प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को अगर माइनस करेंगे और उसे समय से भाग करेंगे तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। कार्य बल लगाकर वस्तु की स्थिति में हम जब परिवर्तन करते हैं तो वह कार्य हो जाता है। जैसे एक मेज को एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं तो उठाने में क्या लगता है? बल। बल लगाकर इस मेज की स्थिति को क्या किया? परिवर्तित कर दिया। जब यह परिवर्तन हुआ तो इस किया गया जो परिवर्तन होता है इसी को कार्य कहते हैं और इसका मात्रक है जूल। यह एक अदिश राशि है। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन × मीटर के। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है अर्ग। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए आपको 10 किलो वजन उठाना है तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। तो जब आप ये उठाने का कार्य करेंगे तो आपके लिए ऊर्जा चाहिए, तो वही कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। इसका भी मात्रक जूल है। 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। यह एक अदिश राशि है। क्या? ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। शक्ति या सामर्थ्य, कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल सेकेंड या वाट भी होता है। सीजीएस पद्धति में इसे ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब या अर्ग प्रति सेक या सेकेंड कहते हैं। शक्ति का एक और मात्रक है जिसे हार्स पावर कहते हैं और 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यहाँ कुछ परीक्षोपयोगी फैक्ट हैं जिनका ध्यान करना परीक्षा के हिसाब से आवश्यक है। जैसे हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। विंड पावर जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है गतिज ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, सड़क पर बर्फ की अपेक्षा घर्षण के कारण चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि बर्फ पर यदि चलेंगे
तो वहाँ घर्षण उत्पन्न नहीं होगा और आप क्या हो जाएंगे, स्लिप करके गिर भी सकते हैं। अच्छा, साइकिल व कार में बॉल बेयरिंग पहिया व धुरी के बीच संस्पर्श क्षेत्र घटाने हेतु किया जाता है ताकि वह आसानी से विदाउट घर्षण चल सके। अब कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं जो अक्सर इक्का दुक्का परीक्षाओं में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति में बनती है। ऐसे में हम देखते हैं कि राशि कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की राशि, एक होती है सदिश जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। दूसरी होती है अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है। तो पहले सदिश राशियों में देखते हैं कौन कौन सी राशियां आती हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, वेग, संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण और बल, ये सदिश राशियां हैं। इसी प्रकार कुछ अदिश राशियां भी हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे चाल, दूरी, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तापमान, दाब, घनत्व, आयतन और विभव। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जनरल स्टडी में अप्लाइड साइंस पूछी जाती है। अप्लाइड साइंस का अर्थ यह होता है कि सदिश राशि दाब क्यों है, सदिश राशि अदिश राशि घनत्व क्यों है, ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति कैसे होती है, उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस यही जान लें या ध्यान कर लें कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है, तब जो है आपको आसानी होगी परीक्षा में ध्यान करने के लिए। यदि कोई ट्रिक बनाना हो तो ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो मित्रों, यांत्रिकी के इस कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के अध्याय में हम देखेंगे गति से संबंधित कुछ तथ्य। तब तक के लिए नमस्कार।